अच्छा लगता था। नहीं हो गया सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गढ़ा राज्य रहा हूँ भाई, मैं बड़ौदा चुनाव आ रहा है यार, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। और कोरोना से बचते बचाते भाई जब घर से चला तो दिल्ली में बड़न तक गाड़ी के शीशे नहीं खोले, वो घर में गाड़ी में टिफिन बंधवा के चले थे। अभी मैं आया हूँ हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के पास। भाई साहब प्रणाम। नमस्ते भाई जगदीप। ठीक है भाई साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जगदीप, तेरे को मिलकर राजी हूँ। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर बड़ौदा का चुनाव आ गया और आपसे कुछ पॉलिटिकल कुछ नॉन पॉलिटिकल बहुत सारी बातें करूँगा। और अभी कोरोना से सर बचाव है? कोरोना से बच के चल रहे हैं और यही मेरी भावना है कि सारे जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो भी कोरोना से बच के रहें जी। ये मैं मानता हूँ कि हरियाणा का बड़ा हिस्सा इससे लगभग बचा हुआ है अभी, और ऐसा ही रहे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। क्या बात है सर। बड़ौदा चुनाव आ गया और इससे बड़ौदा चुनाव बाद में आता हूँ। आपके बेटे ने अभी फर्स्ट सेशन ही है उसका स्कूल का, उसके लिए बधाइयाँ सर। आप धन्यवाद। वो अभी नर्सरी इसी साल से नर्सरी में गया है जी। और जो है पहले मतलब अब ऑनलाइन क्लासेस का जो है उसको अभी स्कूल में से ये पहला बैच होगा जिसमें नर्सरी में ही ऑनलाइन, अब वो ऑनलाइन उसको समझ नहीं, क्योंकि हमने कभी उसको ना टीवी भी नहीं दिखाया था। ओके। हम ये सोचते थे कि भाई स्क्रीन से बचा के जितना चलें जी उतना बढ़िया है बचपन में। तो जितना स्क्रीन से बचाया उतना और डालना, अपना ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगे शुरू। बल्कि आज पहली क्लास थी। आज पहली क्लास थी। वाह जी वाह। ठीक दिन आया है। नहीं सर उसके लिए इसीलिए अपनी जब बात हुई थी मैंने कहा 3 बजे के बाद आना, क्योंकि पहली क्लास थी। वहाँ पहली क्लास में ऑनलाइन में भी देखूं तो क्या अभी ज्वाइन करके देखें। ऑनलाइन तो देख सकते हैं ना। जी सर। तो सर वो मतलब उस उठा पटक से बच गया जब मम्मी या पापा बच्चे को खींच के लेके जाते थे स्कूल से, अब घर में ही बैठा के ले बेटा पढ़ ले, वो एक माहौल से बच गया बच्चा। हाँ देखो अभी तो पहला दिन था तो बैठ गया था थोड़ा आगे। हाँ। मगर कितनी देर बैठने की कैपेसिटी है अभी बच्चे की, मगर हाँ थोड़ा अलग है, ये अलग एक्सपीरियंस है। देखते हैं सर। अब वो जैसे बड़ा होगा, उसकी लाइफ का पहला ही चुनाव बड़ौदा चुनाव है। उसकी लाइफ का चुनाव नहीं है जगदीप, वो तो अपना पढ़ाई अभी स्टार्टिंग है सर। हाँ। सर उसको बड़ा होके क्या बनाना चाहते हैं? ये उसकी अपनी मर्जी होगी। और राजनेता का बेटा राजनेता ना ये कोई बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि 1% भी हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई इच्छा या कोई भावना नहीं होगी। और मैं मानता हूँ कि मेरे केस में भी जी, जब मैं इंजीनियरिंग करी उसके बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ पे MBA करी जी, और एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर चल रहा था वहाँ मेरा जी। तो कहते हैं पापा मम्मी ने मेरे को भी ये कह के रखा था, जो तेरे को ठीक लगे अपने हिसाब से वो लाइन अपना, तेरे को अगर अमेरिका में ठीक लग रहा है तो तू वहाँ रहना, यहाँ पे अगर आना है तो अपने हिसाब। तो वो मेरा अपना फैसला था एक किसी पॉइंट पे कि मैं वापस आऊँ। जो है बड़ा कोई आसान फैसला नहीं था उस समय, मगर क्योंकि मैं अंदर से मेरी भावना थी कि मैं कुछ देश के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ मौका मिले तो मैं कुछ करूं। तो और अमेरिका में वो हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैं छोड़ के वापस आया। मगर उनकी तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से मेरे कभी कोई ये नहीं था कि भाई राजनीति में। और ऐसा ही मैं भी मानता हूँ कि भाई जो मेरा लड़का अभी तो नर्सरी में है, आगे उसका किस दादाजी ने कोई प्लानिंग की हो उसके लिए? भाई इसको तो है ना कुछ मैंने इस तरीके से सोच रखा है ना। दादाजी की तो कोई प्लानिंग नहीं थी, दादाजी की तो बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। हाँ ये ज़रूर था कि जब मैं छोटा सा था तो मेरा टाइम बहुत दादाजी के पास बीता था जी। और दादाजी बहुत कहानियाँ सुनाते थे, किस्से सुनाते थे आज़ादी के टाइम के, आज़ादी की लड़ाई के। और वो जब वो किस्से कहानियाँ सुनाते थे जी, तो वो बातें मेरे दिमाग में बहुत, मेरा गहरा असर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में उन बातों की छाप रही। और देश के लिए और अपने लोगों के लिए सेवा का जो भाव है उसमें दादाजी की वो भावना ही बहुत रही। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, तो कई किस्से सुनाते थे तो इसमें आपको बोर नहीं करूंगा जी। जैसे छोटा मैं सुबह दादाजी के पास चलाया करता, दादाजी अपना हजामत कर रहे होते थे जी, तो बिना शीशे के करा करते, बिना देखे। तो मैंने कहा कि जी आप बिना शीशे कैसे कर लेते हो, पापा तो शीशा देख के बनाते हैं शेव। तो दादाजी ने कहा कि भाई मैं 8 साल अंग्रेजों की जेल में रहा हूँ अपनी जवानी में, अंग्रेजों की जेलों में कोई शीशे नहीं होते थे, तो उसकी मगर आदत हो गई। तो ये तब मैंने कहा भाई जो अपनी जवानी के 8-8 साल जी जेल में
क्या कसूर की आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी चाहते और कुछ कसूर नहीं दूसरा। हैं। जी जी। तो ऐसी एक पूरी पीढ़ी थी, तो उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज हम आज़ादी हमें मिली है। तो कितना ज़रूरी है कि हम उस बात को, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब उस भावना से लगे। तो वो बात ज़रूर थी। बाकी दादाजी के भी मुंह से कभी एक लाइन ये नहीं निकली थी कि तेरे को राजनीति में आना है कि नहीं आना। वो भी बहुत खुश थे जब मैं अमेरिका गया, तो कहते बहुत बढ़िया है भाई, बड़ा अच्छा है, बड़ा। तो खुश भी थे, पूरा आशीर्वाद भी था। तो वो कोई बात अच्छा, एक प्रश्न है जो एक कार्यक्रम में मोदी जी से पूछा था किसी लड़की ने, वही प्रश्न मेरा बड़ा फेवरेट था। वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने इतनी पढ़ाई की, इतने टीचर्स मिले, और इस राजनीति लाइन में आपका इतना एक्सपीरियंस है, सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन था? टीचर से आपने सीखा या एक्सपीरियंस से आपने ज़्यादा सीखा? देखो, दोनों ही है अपना, कोई एक की तुलना नहीं की जा सकती। जो कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई आदर्श ऐसे देते हैं, ऐसे मूल्य वो दे के जाते हैं। वो समय जीवन के जो शुरुआती जो सफ़र होता है उसमें सही आदर्श और मूल्य दिए जाएं, वो घर का वातावरण और जो कुछ आपके टीचर्स हैं वो उस बात को शेप करते हैं। मगर लाइफ का जो जीवन का तजुर्बा है जी, वो भी अतुलनीय है। उसके केवल एजुकेशन और केवल पढ़ाई, किताबी पढ़ाई के आधार पर आप ये सोचो कि भाई आप जीवन के आगे के सफर में ही नहीं बनना चाहिए। नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं है, प्रश्न नहीं उठता। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जो जीवन का तजुर्बा है, जो हमारे यहाँ तो एक कहावत ही हरियाणा के अंदर जी कि पढ़े हुए से बढ़िया कड़ा हुआ। हाँ। तो जो कड़ा हुआ हो जी, तो मगर आज के युग में हम केवल वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह का, तो हमें तो अपने बच्चों को यही कहना चाहिए भाई पढ़ा हुआ भी जरूरी है और कड़ा हुआ भी जरूरी है। दोनों की मतलब अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति अच्छे एक्सपीरियंस लेगा, ये इन शॉर्ट आपका कहना है? हाँ, नहीं, सही बात है ना। और जीवन में सबको अच्छे टीचर मिलते हैं। पढ़ाई जब खत्म हो जाए उसके बाद भी अच्छे गुरु मिलते हैं, जो अपने अलग अलग कोई अगर पढ़ाई खत्म होके किसी लाइन में जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया इन्फोसिस में, मैं गया था पहले, तो वहाँ पे जो नीले कानी थे वो उस टाइम नारायण मूर्ति हमारे वो होते थे इन्फोसिस के, मगर नीले कानी उनके नंबर 2 थे। मगर उन्होंने मेरे को बड़ा उस टाइम में बहुत सिखाया जी। तो जब मैं इन्फोसिस में काम करता था, तो हर फील्ड में आपको उस तरीके के आपके जैसे मिलेंगे जो आपको शिक्षा देंगे। आप ऐसे ही राजनीति में है, राजनीति में बहुत लोग हैं जिनसे मैं सीख सकता हूँ। तो जो सीख सकते हैं वो आपका शिक्षक है एक तरीके से। उससे अच्छे शिक्षा ग्रहण आपको अंत तक, जीवन में अंत तक ये आप में मैं समझता हूँ कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई अब आप जगदीप इतना अच्छा आपने किया है, मगर आपकी फील्ड में और भी बहुत लोग होंगे जिनको आप देख के उनसे सीख सकते हैं, इंस्पिरेशनल है। हाँ, और बहुत लोग आपसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सीखने सिखाने का प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। सर, मेरा एक प्रश्न है जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने बड़े बड़े नायक, महानायक देखे, उनके जो सफलता है उनके पीछे कहीं ना कहीं असफलता उनको दिखी, असफलता उनके पीछे लगी। कहीं ना कहीं आपके पीछे भी जो लोगों का क्रेज है, आपके लिए लोगों में क्रश है, बिल्कुल आपके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई असफलता थी जिससे आप बढ़ के आगे आज यहाँ पर आए। जीवन में सफलता असफलता तो मैं समझता हूँ कि 2 पहलू हैं। तो सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन, भाई तब मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तब मैं थोड़ा सा सफलता नहीं मिल पाई थी, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, उसके बाद कोई ऐसा सीन? देखिए, मैं कहते हैं जैसे या फिर हमारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र हैं आप, और आपको कभी असफलता मिली ही नहीं? नहीं, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, ना हो सकता है ये जगदीप। सफलता असफलता दोनों ही, मैंने जैसे जीवन का पहलू है जी। और मेरे खुद के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, आप चाहे हुड्डा साहब का राजनीतिक सफ़र लें, अगर राजनीति की बात करें, मेरे राजनीतिक सफ़र लें, तो आपको देखेगा उतार चढ़ाव आते हैं। महत्वपूर्ण है कि उतार चढ़ाव में जब आप को सफलता कोई मिले तो आप को इतनी उसमें जो है संयम होना चाहिए। सफलता में संयम की आवश्यकता है, घमंड नहीं होना चाहिए, इतनी को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भाई पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि अगला दिन जो है दूसरा होगा।
एक अंग्रेजी की भाषा में 2 सबसे खूबसूरत शब्द हैं जी। थिंग्स चेंज, चीज़ें बदलती हैं, बदलाव होता है, वो जी। तो एक संस्कृति का हिस्सा है। तो सफलता में संयम होना चाहिए और असफलता में ज़्यादा निराशा नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने दादाजी से ही सीखा अपने, क्योंकि जब मैं देखता था कि जब हम जीतते थे कोई इलेक्शन, जब उड़ा था मुख्यमंत्री भी बने जी, तब भी दादाजी के चेहरे पे उतनी मुस्कान थी। जब उससे पहला वाला इलेक्शन रोहतक लोकसभा से हारे थे हुड्डा साहब, तब भी वो उतनी ही मुस्कान थी कि कोई बात नहीं, हार गए, आगे देखेंगे। जब वो तो मैं समझना जैसे कहा कि भाई सफलता सबके जीवन में रहती है, मगर जो असफलता आप एक कोई मेरे से वो करवा रहा है तो कोई ऐसा एक मैं उदाहरण नहीं दे सकता, मगर लेकिन लाइफ में आती हैं ये चीजें, आती हैं, डिमोटिवेट कहीं ना कहीं होता है। आती हैं। अभी रोहतक लोकसभा चुनाव जो था जी, मुझे बहुत निराशा रही जब उस चुनाव का नतीजा। इसको लेके एक प्रश्न है मेरे पास। हाँ। वो मैं आपसे थोड़ी देर में पूछता हूँ। हाँ। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं बड़ौदा इलेक्शन में लोगों से बातचीत करता था गांव में जाके, तो मैं किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे तो हुड्डा साहब ने कह दिया चाहे अड़क खट्टर भी आके लड़ लो, या तो सीट हमारी है। हाँ। वो दूसरी पार्टी का यूं बोले भाई या तो हुड्डा साहब की इतनी तगड़ी सीट है, चाहे तो यहाँ पर राहुल गांधी भी अगर उनके अगेंस्ट लड़ेगा ना वो भी हार जाऊंगा। अब तो ये तो मतलब इतनी तगड़ी पावर सर, इस बारे में क्या कहना आपका? मतलब इसमें तो मैं क्या कहूँ, खट्टर साहब का राहुल गांधी जी भी आपके हल्के से हार जाए अगर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े तो। जगदीप देखो, इसमें तो ये प्यार है। ये तो जिस व्यक्ति ने जो कहा उनसे आप पूछो, क्योंकि राहुल जी और हुड्डा साहब तो एक ही पार्टी के हैं और खट्टर साहब दूसरी पार्टी में। मगर हाँ, हल्के में जहाँ तक है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों का बहुत ही आशीर्वाद और बहुत साथ मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगा जी। और ये पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका इसका बहुत साथ हमें मिला है और आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की तरफ प्रदेश भी देख रहा है जी। और मुझे उम्मीद है कि इसका जो नतीजा आएगा, उस नतीजे से प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा बड़ौदा से मिलेगी। ओके, तो ये तो मेरे कुछ नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन। अब आता हूँ थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे सर। अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल थे सर। सर एक गेम है सर्कल कबड्डी। हाँ। मुझे वो टाइम मुझे पता है जब 14-15 कुछ आपने पंचायत सेक्रेटरी लगवाए थे सर्कल कबड्डी के प्लेयर। अब की बार सर्कल कबड्डी को शायद मुझे लग रहा है कि क्रेज ही खत्म हो गया। आप उसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है, केवल सर्कल कबड्डी नहीं। पहले तो मैं खेलों की जनरली बात कहता हूँ जी। जो खेल नीति हमारे समय रही, लगभग 750 खिलाड़ी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अलग अलग अपना अचीवमेंट्स के आधार पर अलग अलग पदों पे लगे जी। वो खिलाड़ी, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था। वो खेल नीति देश के लिए समर्पित थी, वो किसी एक सरकार की या एक पार्टी की नहीं थी। इन्होंने आके वो खेल नीति में व्यापक बदलाव लेके जी। और आपने देखा पिछले 5 साल में नाम मात्र को भी तो खिलाड़ी कोर्ट से लगे हैं, जो लगे तो कोई बहुत ही कम खिलाड़ियों को अपॉइंटमेंट्स दी गई, बहुत नाम मात्र। और कई स्पोर्ट्स, कई जो डिसिप्लिन थे उनमें खासा इसमें नुकसान हुआ, जिसमें सर्कल कबड्डी में तो कोई एक भी नहीं लगा। सर्कल कबड्डी का तो जो लगने चाहिए थे, क्योंकि ये हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई है कबड्डी, इसको हरियाणा स्टाइल कबड्डी भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें हमारा जो लोकल, जो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ जो खेल है, उसकी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए ही उस समय सारी सर्कल कबड्डी की पूरी टीम को लगाने का काम किया गया था। और सरकार ने 6 साल तक क्योंकि एक भी नहीं लगाया, तो ये एक, जैसे मैंने कहा कि कोई हमारी कोई नहीं थी नीति जी। ये देश को समर्पित नीति थी। प्रदेश सरकार को इस पर तुरंत संशोधन करना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो कभी हमारा मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो सर्कल कबड्डी के इस दौरान के भी जो प्लेयर्स रहे उनका हम नुकसान नहीं होने देंगे। उनको हम देना पड़े तो उन सभी को हम दोबारा से लेने का काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नीति है और सरकार से विपक्ष के एक सांसद के नाते और एक हरियाणवी नौजवान के नाते मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार इस नीति में तुरंत संशोधन करके सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को भर्ती करे। सर सर्कल कबड्डी को तो इस सेशन में कोई सपोर्ट मिली नहीं, पबजी को बहुत सपोर्ट मिल रही है। सर पबजी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैंने बहुत लोगों से इस बारे में
मेरी चर्चा हुई है, जी आपसे भी अभी करी, बहुत लोगों के से और भी हुई। जी जिस प्रकार की लत बहुत से हमारे जो किशोर अवस्था में जी बच्चों को पबजी को खेल के हो रही है, जो कि एक वायलेंस पे जी आधारित बिल्कुल खेल है, बिल्कुल सर। जो एक महिलाएं रोती हैं इसको, उनके बच्चे, उनके पति सब काम धंधा छोड़ के इस गेम पे लग गए। हाँ बिल्कुल, और गेम बड़ा एक वायलेंस है, जिस गेम के अंदर हिंसा को जिसको मैं कहूँ कि महिमा मंडित किया गया है, जी हिंसा को महिमा मंडित करके जी और बच्चों को उसकी लत लगे खेलने की, इतनी लत लगे कि वो अपने घर वालों की तरफ भी ना देखें और इसमें इतना मगन हो जाएं, तो वो ये एक्चुअली में जो लत की डेफिनेशन है, जो नशा है, जी उसमें आता है ये। क्योंकि जो साइंटिफिक एविडेंस भी है, जो इस तरह के खेल होते हैं जी उन खेलों में वही केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, डोपामिन जो रिलीज होती जी, है, जी। जो कि एक एक्चुअल में जो नशा के रास्ते पे जाते हैं वो उसके उनकी तुलना की जा सकती है, इतना वो केमिकल रिलीज होते हैं। जी जी तो इस बात को देखते हुए सरकार को इस पे पाबंदी लगानी बैन चाहिए। लगा देना, लेकिन कितना मुश्किल है बैन लगाना? आसान है, मुश्किल है? सरकार के लिए तो चाहे तो 1 मिनट में लगा दे बैन, या नहीं, देखिए इसमें गेम को तो बैन करने में कोई वो नहीं है, सरकार कर सकती है। हाँ, उसको कंप्लाई कराना, क्योंकि उसके कई वर्जन ये वो, जैसे टिकटॉक तो बैन हो गया, 1 दिन में बैन हो गया, कईयों को टिकटॉक की भी लत लगी हुई थी। हालांकि टिकटॉक कंपैरेटिवली वो हार्मफुल नहीं था, हाँ, टाइम वेस्टिंग बेशक था, हाँ, टाइम वेस्टिंग था जी, मगर वो हार्मफुल नहीं था जी। मगर टिकटॉक की पे तो बैन लगा चाइना की वजह से जी। ये पबजी पे बच्चों के स्वास्थ्य की वजह से इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, इस पे बंदिश लगनी चाहिए। और आपने जो ये जो प्रश्न भी रखा है, मैं आपको इसका धन्यवाद करता हूँ जगदीप, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से कही बात, मैंने ये खेल नहीं देखा बट बहुत लोगों ने सेम चीज़ मेरे से कही, बताई कि भाई ये इस तरह से लोग इस पे हो रहे हैं और आपको स्टैंड लेना चाहिए। मगर आज तक किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, तो हम स्टैंड कहाँ लें? आज पहली बार मेरे से किसी ने सवाल पूछा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये हम दोनों मिलकर ये सरकार से अपील करते हैं कि, और मैं इसको राज्यसभा में भी उठाऊंगा, ये जो है आज मैंने ये मन बना लिया, क्योंकि जब जगदीप पूछ रहा है तो भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो आगे तो इसको नहीं राज्यसभा में उठाएंगे, क्योंकि हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए ये तो ये इस पर जरूर पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। सर, बड़ौदा चुनाव पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा। भाजपा पूरे जोर शोर से, पूरा दमखम वहाँ पे रोज की रोज कोई ना कोई विधायक सांसद घुसा रहता है। अभी कांग्रेस ने हल्की सी शुरुआत की है, मैंने एक दिन आपका कार्यक्रम भी देखा था। कंपेन करना आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, आप लोगों में कहते हो कीप डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन लोगों का जो आपको लेके क्रश है, जो पागलपन है, आपके बिल्कुल हाथ पकड़ देना, बिल्कुल खींचातान हो जाना, उस सीन से कैसे बचेंगे आप? ये देखो, बड़ा इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, इस चीज से बचना कैसा? देखो, मेरे को बचने की चिंता नहीं है, मैं तो खुद बचूं ना बचूं कोई इतनी बात नहीं है जी, मगर मैं ये नहीं चाहता जी कि मैं चाहता हूँ लोग बचे रहें जी। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी मीटिंगों में जो आपने देखा होगा कि जब मैं गया तो भाई धक्का मुक्की, इतने लोग ये वो, और आपको लेके तो इतना प्यार है। तो वो तो कहते हैं, जहाँ तक मेरे को धक्के खाने की आदत है, वो तो पूरी मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, और लोग भी अपनापन मानते हैं, इसीलिए ये प्यार के धक्के हैं, ये इनका कोई तोड़ नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, ना परेशानी नहीं है, तो इनका तो कोई ना तो जोड़ है ना तोड़ है। मगर इस कोरोना महामारी के समय किस तरीके से लोग बचे, मेरे को बचने की बात, तो वो हमको बड़ा सावधानी से ये चुनाव का प्रचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर से कोई ये मतलब जैसे हर बार करते हैं उस तरह से नहीं चल सकते, तो उसके लिए मैं भी सावधानी बरतूंगा, और मैं आप लोगों के माध्यम से भाजपा तो वहां पर पूरा हर जगह गढ़ जमाई बैठी है, आप कब से शुरुआत? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात जी, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं लेट हो रही है? मैं बीजेपी की बताता हूं अभी आपको, लेट तो बीजेपी है। 6 साल ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां 6 साल तक मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रोग्राम, छोड़ो आप, और सारी कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी और सारी जो कैबिनेट के इनके मंत्री हैं जी, वो प्रोग्राम आप छोड़ो, कोई सरकारी प्रोग्राम, उद्घाटन शिलान्यास तो कब करेंगे जी, कि जब कुछ काम कराओ, वहां चाय पीने भी नहीं आए एक बार भी, इतनी अनदेखी, मतलब झांक के भी नहीं देखा। 6 साल तक मुख्यमंत्री जी और पूरी उनके कैबिनेट के मंत्रियों को एक बार बड़ौदा में चाय पीने का भी टाइम
नहीं मिला। एक पत्रकार आपके मैं कल गया था परसों, तो कह रहे थे कि जी चाय पीने इसलिए नहीं आए कि आपने चीनी कम गिरते होगे। हम चीनी तो पूरी गिरते हैं, इनको हमारी चीनी मीठी है नहीं लगी, तो चाय पीने भी नहीं आए। तो इतनी अनदेखी। अब तो सारे, अब एक बात बताओ जी, अब सारे जो मंत्री आप कह रहे बीजेपी लगी हुई है पिछले 6 दिन से, जी। तो बीजेपी और सारे 6 साल नहीं आए, ये इलेक्शन के 6 दिन तो सब कुछ झोंकेंगे। तो ये तो अब गरज किसको है? तब गरज थी लोगों को, तब काम करते। अब तो इनको गरज है, अब तो इनको वोट चाहिए। अपनी गरज में तो मंत्री भी आएंगे, संतरी भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, सारे अपना लोग सारे हथकंडे बनाए जाएंगे, अपनाएंगे। मगर लोग समझदार है, लोग जागरूक है, लोगों को पता है कि क्या नीयत थी आपकी। 6 साल जिस हल्के को आपने को हल्का ही नहीं माना, जिस हल्के को हरियाणा के मानचित्र पे ही आपने मानने से इनकार कर दिया, तो जो है अब 6 साल की अनदेखी का जवाब वोट की चोट से लोग इस विधानसभा चुनाव में लेंगे। सर कड़वा सा सवाल है, अगर विपक्ष होते हुए भी कृष्ण हुड्डा जी काम नहीं करवा पाए, क्योंकि वहां पर धनखड़ साहब भी कहते हैं भी कभी कृष्ण हुड्डा जी काम के लिए आए ही नहीं। अच्छा, मैं अब जवाब देता हूँ इसका, मैं अब जवाब देता हूँ जी जी। तो यही धनखड़ साहब जी, मैं जवाब देता हूँ आपको एक जी एक जी जी यही धनखड़ साहब सारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सरपंच इनके पास गए। केवल एक कृष्ण हुड्डा जी वहां से नुमाइंदे नहीं थे, सरपंच भी थे। सारे सरपंच गए कि जी हमें ग्रांट दे दो। क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री जी साथ थे। क्या जवाब दिया? कहते हैं खट्टर साहब ने, धनखड़ साहब ने, कि तुम वोट तो देते ही नहीं, ये ग्रांट क्यों कर दे दे? तो आप काम करते ही नहीं, आपको उस टाइम इनकी जनता की कदर नहीं हुई, आप काम करते ही नहीं, अब लोग कैसे वोट दे दें? दूसरी बात जी, मुख्यमंत्री जी के पास गए सारे सरपंच, सारा इलाका इकट्ठा होके, अच्छा जी पे हुड्डा सरकार के समय 15 दिन नहर चलती थी, अब पानी नहीं आ रहा नहर में। हुड्डा सरकार के समय ड्रेन नंबर 8 में पानी आता था, आप ड्रेन नंबर 8 में पानी छोड़ दो। मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया? ड्रेन नंबर 8 तो गंदे पानी का नाला है, उसमें नहर का पानी कैसे छोड़ दें? अब छोड़ रहे हैं, चमासे में पीछे पानी हो गया, तो अब छोड़ रहे हैं। जो अम्मा आए थे पीछे मुख्यमंत्री जी, अच्छा जी, मगर 6 साल तक एक टोपा पानी का नहीं छोड़ा। तो आप जो है, जो लोग आपके पास आ रहे थे, चलो आपको विधायक की शक्ल नहीं पसंद थी जी, आप विधायक के कहने से काम नहीं करना था, और केवल कृष्ण हुड्डा जी नहीं जी, आप उन पे आप डालना चाहते हैं। जो आदमी स्वर्ग से आके जो चला जाए, वो अपनी जवाब, वो अपना कोई कहते हैं वो अपनी उस पर कुछ इल्जाम लगेगा तो उसका जवाब वो नहीं दे सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति नहीं है कि आप ऐसे आदमी पे को इस तरीके से आप इसमें घसीटें। मगर मैं कहता हूँ कलोई में भी नहीं हुए जो काम। मैं कहता हूं कि जितने कांग्रेस विधायकों के हलके थे जी, किसी हलके के अंदर इन्होंने काम नहीं किए। किस दृष्टि से देखा इन हलकों को? क्यों इन हलकों के अंदर ग्रांट आई? और मैं तो ये कह रहा हूं जो बीजेपी के भी हलके थे, आप छोड़ो, जींद में चुनाव जीते थे ये बीजेपी वाले, ये कह के जीते थे जींद को पेरिस बना देंगे। आप जींद की एक एक सड़क में जाके देखो, आज जींद की एक एक सड़क पे नदी और नाला के रूप में और तालाब बने हुए हैं। जींद का इतना बुरा हाल जो है। हाँ, ये बात सही है। और जिस चुनाव ने आपको की सरकार बना दी हो जी, और 2 साल हो गए, तो इन्होंने काम कहाँ किया? हरियाणा में काम नहीं किया। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार। बड़ौदा छोड़ो, आप कहीं और बताओ हरियाणा में काम किया इन्होंने? चलो ये तो इन्होंने, मगर हाँ यहाँ पे क्योंकि कृष्ण हुड्डा जी ऊपर से कहते हैं भगवान के घर से वापस आके जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उन पर डालने की बात कर रहे हैं। अरे बाकी जो सारे हल्के हैं उनकी बात बताओ। और बड़ौदा में ये बताओ, आपको बड़ौदा का दर्द था जब लोग आए आपके पास, एक बड़ौदा की बात लेके, सरपंच आए बड़ौदा के, उनको क्यों भगाया? चलो उनको आप भूल जाओ। 6 साल तक बड़ौदा के अंदर एक बार आके ये तो देखना चाहिए था। हरियाणा छोटा प्रदेश है, जगदीप जी। 3 दिन के अंदर हरियाणा के सारे हलकों के अंदर कोई भी व्यक्ति दौरा कर सकता है। मेरे जैसा आदमी दौरा कर लेता है 3 दिन में। सही बात। तो मुख्यमंत्री तो हरियाणा की बड़ी चीज है, वो तो अपना कर ही सकते हैं, मगर उन्होंने 6 साल तक टाइम नहीं दिया इस हल्के को। अब जो ये बात करें, मैं समझता हूँ इसीलिए ये लोग जो है आज बड़ौदा के अंदर पूरी तरीके से पूरे इस इलाके के साथ पक्षपात किया। अच्छा, कामों में मैं आपके बताना चाहता हूँ जी, यही थे कृष्ण हुड्डा जी। जब कांग्रेस सरकार थी, सरकार का फर्क होता है सारा। कांग्रेस सरकार थी, मैं 2-3 काम आपको गिनवाना चाहता हूँ। बड़ौदा में खानपुर पड़ता है, उसके साथ महिला विश्वविद्यालय बनी, महिला यूनिवर्सिटी बनी, उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी। मैं सवाल पूछता हूँ इस सरकार से, मैं नहीं कहना चाहता कि भाई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना। किसी एक गांव में स्कूल का एक कमरा तो मंजूर हो सकता था 6 साल में। इसी प्रकार से इसी बड़ौदा के अंदर 10 पावर हाउस बने जब हमारी सरकार थी।
तो 132 केवी का और 33 केवी का, और बिजली की व्यवस्था का सुधार किया। इन्होंने 6 साल तक बिजली आई नहीं, बिजली का लोड बढ़ गया, एक पावर हाउस भी 6 साल तक मंजूर नहीं हुआ। यही बड़ौदा है। तो हमारी सरकार थी, 20 खेल के स्टेडियम बने अलग अलग गांव के अंदर। इस सरकार में एक भी खेल का स्टेडियम पूरे बड़ौदा के किसी एक गांव में भी बनने के क्या काबिल नहीं था। उस समय 5 CHC और PHC बनी, जो अपना मेडिकल होता है गांव के अंदर अस्पताल होते हैं। इस सरकार के समय एक कोई डिस्पेंसरी भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद थी। हमारी सरकार में 57 जो ग्रामीण सड़कें हैं, 57 ग्रामीण सड़कें बनी। इस सरकार में एक भी सड़क मंजूर नहीं हुई। और मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, उस समय रोहतक गोहाना पानीपत 4 लेन का नेशनल हाईवे, गोहाना को 4 लेन से जोड़ा गया, बाईपास, सोनीपत गोहाना जींद, ये नेशनल हाईवे मंजूर करा, जो 6 साल तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ। अब शुरू नहीं, अब घोषणा, अब तो इलेक्शन होगा, डिक्लेयर हो रहा है, अब कह रहे हैं कि काम कराएंगे। भाई 6 साल तक ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था, सोनीपत से लेकर जींद तक का नेशनल हाईवे। इन्होंने इसी तरीके से रेल की लाइन मैंने बनवाई, जींद से गोहाना होकर सोनीपत रेल की लाइन, उस पर मैंने रेल की लाइन पे रेल कोच फैक्ट्री मैंने मंजूर कराई थी। उस रेल कोच फैक्ट्री जो लाखों करोड़ का निवेश होता, इस पूरे इलाके के बच्चे लगते हैं, हमारे जींद, सोनीपत, अपना पानीपत, रोहतक, सारे इसके बच्चे लगते हैं, उसमें उनको रोजगार मिलता। मगर आप नए प्रोजेक्ट अपना छोड़ दो, हम नहीं कहते आपने नया कुछ नहीं कराया, नया तो कुछ कराया नहीं। पुराना जो मंजूर हुआ था रेल कोच फैक्ट्री, वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गई, और उसको उत्तर प्रदेश शिफ्ट होने के बाद चू तक नहीं किसी नुमाइंदे ने करी इस पूरे सरकार में, मुख्यमंत्री जी से लेकर और सब तक। और आखिर में क्या है, अब कह रहे गन्नौर में एक रिपेयर सेंटर, कोच रिपेयर सेंटर बनाएंगे। आप समझ गए कोच रिपेयर सेंटर क्या होता है? बहुत महंगा होता है सर। मैं उसमें फर्क क्या है? हाँ जी। यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना में, अब वो रिपेयर सेंटर, जैसे मारुति की एक तो फैक्ट्री हो, एक मारुति की वर्कशॉप हो। मारुति की वर्कशॉप मंजूर मैंने कराई थी रेल कोच फैक्ट्री, जिससे इस पूरे इलाके को कितना फायदा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इस क्षेत्र के साथ, आपने कहा कि भेदभाव, आप चाहे ये बड़ौदा, ये तो मैंने अभी बड़ौदा के काम गिनवाए हैं, मैं सोनीपत के गिनवाऊं। हमारे टाइम सोनीपत में 8 यूनिवर्सिटी बनी, चाहे वो मूर्थल की यूनिवर्सिटी हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटूराम यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे SRM यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे तो ये सारी जो निफ्टेम यूनिवर्सिटी की बात हो, इनके टाइम सोनीपत में एक कॉलेज भी नहीं बना। अब घोषणा करी है बैसवाल, आप कह रहे हैं कि बैसवाल में बनवाएंगे। तो कोई भी एक आंकड़ा ये बताएं कि भाई हमने ये काम कराया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को इज्जत दी कि नहीं दी? इस इलाके को लोगों को इन्होंने इज्जत नहीं दी। और इसीलिए देखो दिल भरा बैठा है, मैं बताऊं जगदीप जी आपको, इसीलिए अब ये आके जो वोट मांगते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि इनका क्या आचरण रहा इस इलाके के प्रति, और इस बात का जवाब लोग वोट की चोट से लेंगे। भाई मजा आ गया इतनी सारी बातें सुनकर, इतने जो उल्हाने थे, ये तो अनएक्सपेक्टेड। सीरियसली अब जब मैं आगे उनसे बात करूंगा तो ये सारे सवाल रखूंगा मैं। ये तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ऐसे जवाब दिया आपने। सर मेरे पास इसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी मान लिया भाजपा ने भेदभाव किया, अब पानी ले लीजिए एक बार आप। अभी पीना पड़ेगा भाई। हाँ जी। तो देखो कितना मजा आया, आज तक इन बातों का मेरे को तो नहीं पता था। मैं भाजपा की वहाँ पे कंपेनिंग चली थी, तो भाजपा के लोगों से मिलता था, तो आज बड़ा मुश्किल से मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का। तो मैं आज फिर सारे जो बातें थी वहाँ की इकट्ठी करके यहाँ पे लाया था। अब इसको चलवा भी पूरा दियो बिना काटे। अरे सर मेरे तो कभी नहीं काटता सर मैं क्योंकि लंबा हो गया था ना आंसर। तो सर अभी जो आपने कहा कि भाजपा ने भेदभाव किया क्योंकि विधायक हमारा था, अब जब इलेक्शन आ रहा है, फिर मान ले आपका एक विधायक हो जाए, फिर ये दिक्कत आएगी, फिर क्या करेंगे सर? नहीं, मैं ये कहता हूँ भाजपा का विधायक तो जींद में भी है, जींद में तो बाई इलेक्शन में विधायक बना, जींद का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? भाजपा का विधायक तो बादली हल्के में भी था, वहां से तो मंत्री थे, ये जो अपना धनखड़ साहब थे, नंबर 2-3 के मंत्री थे, वहाँ पे इतना बुरा हाल क्यों हुआ? बादली हल्के के ने क्या कसूर कर दिया था भाई? भाजपा का विधायक तो नारनौंद हल्के में भी था, वहाँ पे इतना बुरा हाल क्यों हुआ? लोगों ने क्यों बदलना पड़ा? जबकि सबको पता, लोगों ने जचा रखी थी कि इनकी तो 80-85 सीट आएंगी। फिर भी जो मंत्री थे वो भी तो बीजेपी के मंत्री थे, उनको क्यों बदलना पड़ा? वहाँ क्यों नहीं कहा वहाँ काम? आप बादली में जाके पूछो, आप रोहतक शहर में जाके पूछो, वहाँ पे मंत्री को क्यों हराना पड़ा? आप सोनीपत शहर में जाके पूछो, वहाँ पे मंत्री को क्या कारण है? मैं सवाल पूछता हूँ कि इनकी सरकार के जो 13 मंत्री थे, उन 13 मंत्री में से केवल 2 मंत्री वापस आए, कहते हैं खट्टर साहब और
विज साहब, और विज साहब का भी आपको पता है वो जो सीट है, उस सीट पे कांग्रेस की कुछ जो है जो टिकट वितरण है उसमें अगर हम थोड़ा सा टिकट वितरण थोड़ा सा और समझदारी से करते तो वहाँ भी तो क्या कारण है कि लोगों ने सबको साफ करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं। और ये तो लोगों को मीडिया ने जचा दी कि 80 सीट आ रही हैं और इसीलिए 2-3-4 सीटों का फर्क रह गया। कांग्रेस की अगर 4 सीट फालतू आती और बीजेपी की जो 500 वोटों से आ रहे हैं 4000 वोट और आती और हमारी 5 सीट फालतू आती तो हमारी 36 सीट होती और बीजेपी की 35 सीट होती। तो ये तो 4000 सीट में जो है 4000 वोट से फैसला हो गया प्रदेश का, क्योंकि लोगों को जचा दी मीडिया ने। आप ये तो मानोगे कि भाई आप चलो जो है इतना तो मानोगे कि जो मीडिया 83 और 87 दिखा रही थी बीजेपी की, उन वो तो ठीक नहीं बता रहे थे। बिल्कुल, ये तो कम से कम कहीं ना कहीं वोटों में फर्क पड़ा, इस बात से ध्रुवीकरण हुआ है। हाँ, इससे फर्क मतलब माहौल का फर्क पड़ता ही है। कई आदमी तो घर बैठे रह जाए जो कि भाई ये सरकार तो बदलनी थी, मगर जब 87 सीट ले रहा है तो फिर मैं क्यों बूंदा बनूं भाई, मैं क्यों वोट। तो कई आदमी इस लाइन पे, तो पूरे प्रदेश में फर्क पड़ता है इस बात का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उस समय एक भ्रम, बीजेपी ने एक भ्रम पूरे फैलाया और लोगों को भी विश्वास हो गया, क्योंकि लोकसभा में इतनी बड़ी जीत हुई थी। लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक बोल रही है मीडिया, इस बार भी होगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर बीजेपी की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि बीजेपी के जो है कि तो विधायक तो बीजेपी के पिछले 5 साल थे और अब तो 5 साल के बाद सारे मंत्रियों को बुरी तरह हराना पड़ा लोगों को। अब तो ये तो साल तो हो गया, क्या किया इस साल में। अब तो और ये इस इलेक्शन के बाद तो ये भी पक्का नहीं है कि ये सरकार पूरी टर्म पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी। लोगों का आकलन है इस इलेक्शन में अगर बड़ा नतीजा आ जाएगा तो देखो शायद बीच में ही इनका काम हो ले। तो ये मैं समझता हूँ कि लोग इस तरह के झांसे में आने नहीं वाले। क्या बात है सर, मजा आ गया आज तो मैंने भाई, इतनी सारी बातें सुनकर दिल खुश हो गया। हाँ भाई, ये बातें हैं सर। एक बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है कि जनता ये जानना चाहती है, हाँ, बड़ौदा इलेक्शन में टिकट किसको मिलेगी? क्या हुड्डा परिवार में से ही टिकट मिलेगी या कहीं बड़ौदा हल्के से टिकट मिलेगी? देखिए, इसमें वैसे परिवार से टिकट मिलेगी, लोग खुश हैं इस बात से। हाँ। नहीं, इसमें देखो जो है मैं समझता हूँ कि परिवार तो हुड्डा साहब ने कहा है कि भाई हमारे परिवार से कोई नहीं आएगा और वो पहले ही कह चुके हैं इस बात को। बाकी किसको मिलेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है, मुझे विश्वास है जो विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो आवाज़ होगी, उनकी जो भावनाएं होंगी। आवाज़ में तीन व्यक्ति कौन हो सकते हैं? नहीं, वो देखो मैं इस टाइम बात नहीं, मगर उनकी आवाज़ होगी, उनकी जो भावनाएं होंगी, उन भावनाओं के अनुसार उनकी आवाज़ सुन के कांग्रेस पार्टी की जो प्रक्रिया है, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी, हमारे प्रभारी जो है आज़ाद साहब, वो उनकी लोगों की सारी जनभावनाओं को जानने के बाद, मैं तो एक इस इलाके का एक आम एक नागरिक हूँ मैं, और एक जो है मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं भी अपनी जो बातें आ रही हैं मेरे पास, मैं भी पहुँचाऊँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास जी, और उन भावनाओं के अनुसार जो है सबसे जो सही फैसला हो सकेगा वो फैसला तो उसमें जगदीप शर्मा का भी नाम हो सकता है। क्योंकि जब आपकी रैली होती है ना, मैं खड़ा होकर महसूस करता हूँ ये बात। हाँ, यहाँ पे जगदीप शर्मा हो सकता है। नहीं भाई, देखो भाई, आप आ जाओ, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो जगदीप जी, क्या पता आपका नंबर लग जाए। ना सर, मेरा चैनल सही चल रहा है। नहीं ठीक, हम तो खुश हैं इस बात में। सर, अभी आपने जिक्र किया इतने मंत्री हार गए भाजपा के, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मंत्री थे। जनता को उस बात की खुशी है वो मंत्री हारे। हाँ। उनमें से एक आप भी थे जो लोकसभा का चुनाव हारे। हाँ। लेकिन जनता को आज भी दुख है कि आप हार गए। इस बात का फर्क कहाँ देख रहे हो? मंत्री हारे, जनता खुश है, आप हारे, आज भी जनता को मलाल है। अब जगदीप, कहीं ना कहीं जनता का और कॉन्फिडेंस, आपका और कॉन्फिडेंस तो नहीं था भाई? हाँ, नहीं, चलो कई बातें थी लोकसभा चुनाव में। जैसे एक बार शुरू में भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि भाई निराशा जी, क्योंकि मैं तो देखो जो मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने जमा पूंजी अपनी लोकसभा क्षेत्र की मैंने सेवा, अपना सब कुछ मान के, अपना सब कुछ त्याग के जी, मैंने उसी को अपना जीवन में एक लक्ष्य मान के मैं चला था जी। और मुझे विश्वास था कि लोगों का साथ मिलेगा, और लोगों ने साथ भी देने में कसर नहीं छोड़ी। पूरे उत्तर भारत में पूरे हिंदी भाषी 300 सीटें हैं, उनमें विपक्ष की सबसे ज़्यादा वोट
रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ही आई। मगर करीबी चुनाव था, देश में एक इस प्रकार की हवा चल रही थी कि पूरे देश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि तो वोट काउंटिंग में आपको हराया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए उसमें मशीनों पे तो हम आगे आए, मगर मशीनों के बाद जो बैलेट, पोस्टल बैलेट में जो गिनती हुई, तो लोगों का ये जो सारे जो अंदर भी बैठे थे उन सब का ये रहा कि भाई आप जब 14 लाख वोटों की गिनती में जो बूथ पे पड़ी है उसमें आप आगे हैं, तो जो 20,000 वोट हैं उनमें आप उससे ज़्यादा हार जाएं, तो ये पोस्टल बैलेट को लेकर लोगों के मन में डाउट्स भी आए। मगर मैंने जैसे कहा कि चुनाव वो बीत गया, जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने हर तरीके से सरकार का, सरकारी बल का प्रयोग, दुरुपयोग किया। जिस चीज़ को भाजपा करने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रही, पूरे देश में ही हम देख रहे हैं, भी आ रही। अब राजस्थान में आप देखो जाके, और रोहतक लोकसभा में तो उन्होंने इशारे पे रखा, उनको पता था निशाने पे कि पूरे उत्तर भारत में इस सीट पे मुकाबला हो रहा है, कई स्टेटों में एक ही सीट, तो उन्होंने हर तरीके का, सबसे स्ट्रॉन्ग सीट थी, तो उन्होंने हर तरीके का प्रयोग किया, हर तरीके के जो है शाम दाम दंड भेद साजिश षड्यंत्र सब कुछ किए गए, और जो है जिसका एक नतीजे पे प्रभाव पड़ा। मगर फिर भी मैं उसको जो है जो फैसला आया, मैं उसको अपने सर माथे पे लगा के मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो प्रजातंत्र में जो फैसला अंततः जो भी आए वो फैसला उसमें कहीं ना कहीं जो है आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, उसमें उसको स्वीकार करके ही स्वीकार करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेरी जो कार्यशैली रही होगी उसमें और भी सुधार की आवश्यकता होगी कुछ, या कोई ऐसी गलत फहमियाँ हो गई होंगी या कुछ कमियाँ हो गई होंगी जिनको दूर करने की के प्रयास किए जा सकते हैं, जो कि मैं अगले दिन से ही, जिस दिन नतीजा है उसको मैंने स्वीकार किया वहीं, और अगले दिन से ही मेरी ये कोशिश है कि भाई ये जो निराशा तो हुई जी, जो है, मगर कोई निराशा को हताशा में मैंने नहीं बदलने दिया। निराश होके कुछ दिन तो होता है भाई, कोई भी आदमी निराश होता है, मैं भी आदमी हूँ, मगर उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में गए, और लोगों ने विधानसभा चुनाव में उसी सीट से जिससे मैं हारा था, उसमें से 9 में से 7 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली, और भाजपा को तो 1 मिली, 9 में से 1 मिली, तो जिस भाजपा को तो लोगों ने साथ भी दिया बहुत उसका जो है विधानसभा चुनाव में। मेरा प्रश्न बड़ा है, छोटा सा आंसर होगा आपका उसका। मैं लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, गाँव में शहरों में घूमता रहता हूँ, लोगों की बातें जानना चाहता हूँ। जो भाजपा के मंत्री हारे, लोगों में खुशी थी, हारने चाहिए थे, हार गई, इस लोगों का कहना था। आपको लेकर दुख था, आप हारे। अभी जब मान लो मैं सोनीपत और रोहतक विधानसभा की बात करूं, तो आपको लेकर ज्यादा दुख था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बजाय, वो हार गए, एक अलग दुख था। आपको लेकर ज्यादा दुख था भाई यार दीपेंद्र तो नहीं हारना चाहिए था एटलीस्ट। अभी बड़ौदा में जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, आप जब आए, आपके साथ जो काफिला था, जो लोगों का क्रश था, लोग बड़ा खुश हैं आपको देख के, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, लोगों के दिमाग में ये है कि 2024 में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दीपेंद्र जी को सीएम के लिए आशीर्वाद देते हैं। कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, इसमें कोई जो है, मैं समझता हूँ कि ये तो आपका आप जो है, लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ सर, ये मेरी सोच नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये तो ना तो आपका तो आकलन करने का, आप प्रेस के जी भाई हैं अपने, मगर मेरा इसमें कुछ जो है कहना, इसमें देखो आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में, मैं मानता हूँ हरियाणा डिजर्व्स बेटर। हरियाणा जिस गति से एक विकास की तरफ, खुशहाली की तरफ और आपस के भाईचारे से जो बढ़ रहा था, मैं नहीं कहता हमारे जब सरकार थी तो कमियां नहीं थी, कि बहुत सी कमियां भी थी, होती हैं किसी भी सरकार, कोई नहीं होता हाँ, किसी भी सरकार में, मगर कुल मिला के हरियाणा बड़ी गति से आगे बढ़ रहा था। हरियाणा इन 6 साल में उस विकास की पटरी से उतरा है। उस समय विकास दर में नंबर 1 थे हम, निवेश दर में नंबर 1 थे, निवेश बहुत हो रहा था जी,
आज हरियाणा में 6 साल तक कोई निवेश हुआ नहीं, बेरोजगारी दर में नंबर 1 है, 33% जी, बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में जो आपने देखा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में फर्स्ट है। त्रिपुरा से नीचे, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी। तो हरियाणा तो दिल्ली से साथ लगता हुआ प्रदेश है। हरियाणा तो देश के लिए सबसे ऐसा राज्य हो सकता है कि उदाहरण दिया जाए हरियाणा का। ऐसे ही बेरोजगारी में नंबर, अपराध में जो टॉप 5 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा अपराध है प्रति व्यक्ति, उसमें हरियाणा का नाम आ गया। तो हरियाणा को पटरी से उतारने का काम इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ौदा क्या, पूरे हरियाणा में कोई काम इन्होंने किया नहीं। तो अभी उस लक्ष्य के लिए मैं समझता हूँ कि मेहनत करने की एक जिम्मेदारी है। मैंने पहले अपनी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाई, अब मुझे राज्यसभा में जिम्मेदारी मिली, और ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली नवदीप कि 15 MP हैं संसद में हरियाणा के, 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा में से भी 4, तो 14 बीजेपी के हैं। मैं अकेला जो है संसद में जो है पहुंचा हूं जी। तो मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदारी मेरे पे ये है कि भाई विपक्ष की फिर भी वहाँ पे इतनी आवाज़ उठे कि कुछ लोकतांत्रिक संतुलन बने। और क्योंकि जरूरी है लोकतांत्रिक संतुलन बनना, क्योंकि नहीं तो विपक्षी अगर खत्म हो गया तो फिर तो अपना कुछ बचेगा नहीं लोकतंत्र का। तो वो लड़ाई लड़ें, उस बदलाव की लड़ाई लड़ें, विपक्ष की आवाज़ उठाएं। अब मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि भाई आगे क्या होगा, इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाता हूँ। आगे क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या हुआ क्या नहीं, वो मैं समझता हूँ क्योंकि जनता ये देखना चाहती है, सोच रही है कि उधर से दुष्यंत जी डिप्टी CM बने हुए हैं, तो आप भी तो परिपक्व हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं कि भाई हाँ, अगर इस तरह की अगर मिले तो आप उसको। देखिए आज जैसे क्या मैंने कहा कि भाई ये कोई पूरे हरियाणा में 2 ही नाम है सर, एक दुष्यंत जी, एक आप। दुष्यंत जी अब तो डिप्टी CM बन गए, कहीं ना कहीं लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि वो भाजपा में आ गए। अगर वो कांग्रेस में आ जाते तो पूरे हरियाणा में तो दीपेंद्र और दुष्यंत एक ही फ्लैक्स होता पूरे हरियाणा में, और तो किसी का होता ही नहीं। वो तो देखो, वो तो उन्होंने जो क्या है उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता जी। और मैं क्या कहूँगा, वो तो उनकी पार्टी का क्या, उनके पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है जी। वो तो जो उनके विधायक हैं हमारा कहते हैं दादा गौतम, उनने ही कह दिया कि कितना कितना क्या है उनका नहीं है, कितना सौदा है या सौदा नहीं है। तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना आता। मगर जहाँ तक मेरी बात तो है, आप क्या चाहते हैं? मेरी जैसे मैंने कहा, मिलना चाहिए था। मैंने जैसे कहा कि देखो मैं उसमें नहीं, मैं उनके में नहीं जाता, उनकी लड़ाई में मैं नहीं पढ़ना चाहता जो आपके सबके प्रदेश में सबके सामने जी जो सारी चीज़ चल रही है। मगर उससे भी प्रदेश का, मैं तो कह रहा हूँ प्रदेश का तो बड़ा नुकसान है। मगर उससे देखो 5 साल इन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया जी। मैंने जैसे कहा कि पटरी से उतार दिया, क्योंकि किसी विजन के साथ नहीं चले कि भाई विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, कुछ प्रदेश को बिल्कुल। अब ये वाले जो दूसरी आई है खट्टर सरकार पार्ट 2, 5 साल प्रदेश का हर तरीके से नुकसान, पटरी से उतारा, प्रदेश जलाया। अब जो ये वाला जो टेन्योर है इसमें प्रदेश को लूटने में लग गए। तो ये अपना आप तो लूट मच गई खुले आपने देखा हरियाणा अकेला प्रदेश है जी। पूरी दुनिया, पूरा देश जिस समय कोरोना से मुकाबले में लगा हुआ था, उस समय हरियाणा की सरकार में बैठे लोग हरियाणा की जनता को लूटने के लिए, कहीं शराब घोटाले की बात हो या रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, उस कोरोना के टाइम के मतलब घोटाले न्यारे दिखाई दे रहे हैं आप। उससे पहले धान घोटाला, ये सारे तो खनन घोटाला आपके सामने जी। तो अब बड़ा दुर्भाग्य है कि अब तो लूटने में भी पूरी तरीके से हर मंत्री लगा हुआ हरियाणा में। आप माइनिंग में जाके देखो, आप गुड़गांव के अंदर जाके देखो, हर मंत्री और मंत्री से लेकर ऊपर तक सारे लोग अब अपना लूटने में, भ्रष्टाचार में हरियाणा को जो है देश के अंदर, इसमें भी हरियाणा का नाम नंबर 1 करके मानेंगे। तो हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है और ये लड़ाई, विपक्ष की आवाज़, विपक्ष की लड़ाई संसद में मैं अच्छे से निभाऊं और पूरे प्रदेश के अंदर मेहनत सबके साथ मिलके मैं, हमारे नेता आज के दिन चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता विपक्ष हैं, कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग मिलके लड़ाई लड़ें। हमारे धनखड़ साहब तो जी ये कहते हैं जी एक कांग्रेस के लिए तो चैलेंजर और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लगभग पता नहीं किस न्यूज़पेपर में छपा था शायद, भाई 6000 वोटों से हम कांग्रेस को हराएंगे, इस तरीके से शायद कोई। देखिए ये वही है जिन्होंने ये कहा था कि भाई तुमने 6000 वोट दी हैं बीजेपी को, जब इनके पास मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए थे। अच्छा जी। कि भाई ग्रांट दो, तो इनने ये कहा था कि भाई तुमने वोट तो 6000 दिए हैं, अब ग्रांट क्यों देते हम थारे को।
तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये भी बता रहे हैं कितनी वोट से तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये कहने की बातें हैं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो कहेंगे। तो सर स्पेशल रणनीति क्या रहेगी अब आपकी? रणनीति यही रहेगी कि रणनीति ये रहेगी कि भाई आने वाले समय में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में सभी अपने साथियों को साथ लेके और जो है चुनाव लड़ा जाए। मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2-3 मुद्दे मैंने आपको बता दिए, मगर मैं उनको जो है शॉर्ट में बताते हुए, पहला मुद्दा जी, प्रदेश को जो खुशहाल प्रदेश था हरियाणा, उसको जो है बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे वर्ग, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया, सबसे ज़्यादा नौजवानों में बेरोजगारी, हर घर में बेरोजगार। किसान को इस सरकार में किसान की दुर्दशा, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार में। गरीब आदमी के पास आज दर ठोकरे खा रहा है गरीब आदमी जी। कर्मचारियों के सारे वायदों से वायदा खिलाफी हुई, तो प्रदेश के हर वर्ग को दुखी कर दिया। प्रदेश को आज प्रदेश की दुर्दशा जो हुई है सरकार में, नंबर 1 जो मुद्दा हमारा है। नंबर 2 मुद्दा बड़ौदा हल्के की जो अनदेखी, 6 साल तक बड़ौदा हल्के को एक जो है जैसे कहा हरियाणा के मानचित्र पर ही नहीं माना, जो है उसके स्वाभिमान को एक ठोस पहुंचाने का जो है काम किया, ठेस पहुंचाने का काम किया। तो दूसरा मुद्दा बड़ौदा की अनदेखी। तो ये इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा मुद्दा हरियाणा के भविष्य को बचाने का मुद्दा, हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का मुद्दा, आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति किस तरफ मुड़ेगी वो मुद्दा। और मुझे विश्वास है जिस दिन नतीजा आएगा ये 3 मुद्दे सर पे चढ़ के बोलेंगे, लोगों के लोग साथ देंगे। नतीजा आते ही ये जो खट्टर सरकार है इसके उसकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। एक मैं किसानों से मिला, किसानों की एक समस्या थी, उन्होंने ये कहा था कि सर जो मेरा बीमा फसल योजना, उस पे कोई विपक्ष भी आवाज नहीं उठाता, उस पर धांधलीबाजी हो रही है, तो क्या सारी ही पार्टियां मिली भगत कर रही हैं? ये बिल्कुल सही बात हमने कई बार उठाई है। ये जो किसान की जो बीमा योजना है जी, इस बीमा योजना में तो हर तरीके की बात हमने हर बार उठाई है। और बहुत जगह तो बीमा ही नहीं मिला जी, जिस जगह किसान की फसल बर्बाद होगी जी, बीमे में ही नहीं आई वो जी, है कोई कंडीशन लगा दी। आप इसका उदाहरण देखें कि पिछले 5 साल में कितने हजार करोड़ इन बीमा कंपनियों को मुनाफा हुआ है। तो मुनाफा किससे हुआ है? तो आप इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल उठाते हैं, आज भी उठा रहे हैं। और आपने आज कह दिया कि इसमें अगर है तो इस बात को और हम आपके बड़ौदा हल्के में ट्यूबवेल कनेक्शनों की कमी भी है। ट्यूबवेल कनेक्शन की बड़ौदा में नहीं, ट्यूबवेल कनेक्शन की, क्योंकि इलेक्शन बड़ौदा में तो मेरे को बड़ौदा ही ना, ठीक बात है। ट्यूबवेल कनेक्शन की सारे की कमी है। सरकार ने फॉर्म भरवाए, ये भी एक बड़ी भारी, एक मैं बताऊं जगदीप जी, सरकार ने फॉर्म भराए कि भाई जो है फॉर्म अपने भरे कि ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे जी। पैसे लिए, सरकार ने 300 करोड़ रुपए इकट्ठे किए केवल ट्यूबवेल कनेक्शन के फॉर्म से। ये मैं पिछले 6 महीने की कार्रवाई बता रहा हूँ आपको। ओके। तो उसके बाद बिजली मंत्री का जो है, जो भी आए हुए थे बड़ौदा हल्के में, उनका आया कि भाई हम इनको ट्यूबवेल कनेक्शनों को देंगे जी। अब कब देंगे ट्यूबवेल कनेक्शनों को? मैंने बीच में बात उठाई कि भाई ये सरकार भूल गई फॉर्म लेके, तो उनका फिर दोबारा से कि आश्वासन आया कि भाई नहीं, ये जो सांसद बाज उठा रहे हैं हम देंगे, बुआई से पहले देंगे। बुआई तो हो रही है, हो चुकी है लगभग। तो अब तो ये कब देंगे? मतलब ये तो बड़ौदा हल्के के किसान और पूरे प्रदेश के किसानों को ये ट्यूबवेल भी, अच्छा इसमें भी जो जिस तरीके का ट्यूबवेल सरकार की तरफ से, क्योंकि और क्यों नहीं लेट क्यों हुआ कि जिस एक पर्टिकुलर से ट्यूबवेल लेके, वो मोटर लेके, इंजन लेके एक ही कंपनी से देने का इन्होंने एक योजना बनाई, जिसको भी लेके मैंने सवालिया निशान खड़ा किया उस पर भी। तो कहीं ना कहीं सरकार, किसान सरकार की लिस्ट में सबसे आखिरी में किसान का नाम आता है इस प्रदेश में। ये सरकार ने बारी बारी, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे ये जो गेहूं की खरीद में बिरान माटी किसान की हुई, चाहे उसकी बात हो, तो और चाहे किसान को 6 साल से जो भाव मिलना चाहिए वो भाव ना मिला, चाहे उसकी बात हो। हाँ, कपास का भी रेट, पता नहीं कौन सी फसल कपास ही थी शायद, उसका 1500 हेक्टेयर रेट था, उसका 4000 कुछ कर दिया। हाँ, कपास का, धान का क्या? हाँ, वो भी आया था जी जी। चाहे वो उसकी बात हो, चाहे ये 3 ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके बाद कितना मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, चाहे वो अभी नई शिक्षा प्रणाली भी कुछ ला रहे हैं। हाँ, तो वो तो किसान की जहाँ तक बात है, शिक्षा प्रणाली तो एक और एक विषय हो गया, मगर किसान की जहाँ तक बात है जगदीप, सरकार इनकी डिक्शनरी में किसान का शब्द नहीं है।
इनके शब्दकोश में, हिंदी का मैं प्रयोग करूं, इनके शब्दकोश में किसान शब्द का शायद नामो निशान नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। इनकी नीयत 6 साल की दिखा रही है। अब तो चलो इलेक्शन है, अब तो इलेक्शन में इन्हें गरज है। अब तो इलेक्शन में अगर कोई यूं कहेगा कि भाई ये दिन नहीं रात है, तो ये कहेंगे रात है भाई। अब तो ये कुछ भी कहेंगे, तो मगर अब कहने की बात का विश्वास नहीं होगा लोगों को। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इतना बड़ा इंटरव्यू आज तक मैंने किसी का लिया नहीं, और जितनी शिद्दत से, जितने आराम से खुल के जो बात हुई है, देखते हैं भाजपा में कौन इतनी बातों के जवाब दे पाता है। और भाई मजा आएगा, खुल का इंटरव्यू करेंगे। बड़ा जो बातें आज यहाँ पे मेरे को सुनने को मिली, भूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मिलते हैं भाई अब आगे किन के पास और किन के कौन इन बातों का जवाब देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। वाह जी वाह, थैंक यू सर, थैंक यू।